अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर और आज का हमारा प्रैक्टिकल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी बाय यूजिंग फ्री फॉल मेथड कि आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू फाइंड आउट करें फ्री फॉल मेथड या फ्री फॉल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो जी है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें जी की वैल्यू फाइंड आउट करना मैथ स्प्रिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए हम भी करेंगे। इसी तरह से जी को फाइंड आउट करना सिंपल पेंडुलम के ज़रिए, जी को फाइंड आउट करना कंपाउंड पेंडुलम के ज़रिए। एक ऐसा एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटी की वजह से होता है उसे आप फाइंड आउट करें फ्री फॉल मेथड या फ्री फॉल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए। तो जो ऑपरेटर्स हमने इस्तेमाल करना है उनमें एक सॉलिनॉइड है, गेट स्विच, स्टैंड, इलेक्ट्रिक टाइमर, मेटालिक बॉब और मीटर रॉड। ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो हमने इस्तेमाल करने हैं। लेकिन अगर हमारे पास कंप्लीट ऑपरेटर्स या कंप्लीट किट है पड़ी किसी भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड, तो फिर हमें अलग से इन कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारे पास इसका एक कंप्लीट सेटअप मौजूद है। तो सेकंड नंबर पे डायग्राम है। आप प्रैक्टिकल में डायग्राम कुछ इस तरह की बना लेंगे कि जो अपर कंपोनेंट होगा स्टैंड पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा और जो लोअर कंपोनेंट होता है वो यहाँ पे माइक होता है जिसको उन्होंने यहाँ पे मैग्नेट और इस तरह बनाया है, और उस माइक का जो स्विच है वो गेट स्विच कहलाता है। इसी तरह से ऊपर वाले कंपोनेंट का भी ताल्लुक़ होता है यहाँ पावर सप्लाई के साथ, नीचे वाले माइक वाले कंपोनेंट का भी ताल्लुक़ होता है इस पावर सप्लाई के साथ, इस इलेक्ट्रॉनिक टाइमर के साथ। तो पावर सप्लाई भी यही होती है और इलेक्ट्रॉनिक जो टाइमर है वो भी इधर मौजूद होता है। हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, आप उसमें देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपने एक डायग्राम बनानी है। तीसरे नंबर पे है फार्मूला डिडक्शन। ये आप पेपर में लिखते नहीं हैं लेकिन समझने की खातिर मैं रफ वर्क के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट हो जो ऊपर स्टेशनरी कंडीशन में मौजूद हो और उसको हम नीचे फॉल करवाएं और वो नीचे ग्राउंड लेवल पे आ जाए, तो फिर ये इक्वेशन कुछ इस तरह चेंज हो जाती है कि कोई बॉब ऊपर थी और वो नीचे आ गई ग्राउंड लेवल के ऊपर, तो उसने जितना डिस्टेंस कवर किया उस डिस्टेंस को हम हाइट का नाम दे देते हैं क्योंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस है। और उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो बिल्कुल ज़ीरो थी, वहाँ से वो मूव करती हुई नहीं आई बल्कि वो स्टेशनरी कंडीशन में मौजूद थी। और ऊपर से नीचे आते हुए जो एक्सेलरेशन है, जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आई है, वो क्योंकि ग्रेविटी की वजह से आई है, इस वजह से उस एक्सेलरेशन को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। तो फिर ये जो इक्वेशन है वो चेंज किस में हो जाएगी, h इज़ इक्वल टू वी आई, क्योंकि ज़ीरो है तो इस वजह से पहली टर्म वी आई टी वाली ज़ीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह जी आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा। मीन्स h इज़ इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। और इसमें से क्योंकि हमने g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस वजह से g को जैसे ही हम अलग करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा 2h/t²। तो अब आपको यहाँ से पता चला कि अगर हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें एक तो वो हाइट चाहिए जो कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, और दूसरा टाइम चाहिए जितना टाइम लेता है वो उस हाइट को कवर करने में। अब अगर उस हाइट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ और नीचे डिवाइड कर देंगे जितना वो टाइम लेगा उसके स्क्वायर से, तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। तो आए जी हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं जी। तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड ऑपरेटर्स हमारे सामने मौजूद है। इसमें आप देखें तो दो ही मेन यूनिट्स हैं, एक जो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है वो साइड पे पड़ा हुआ है और दूसरा जो है वो मेन यूनिट इसका ये स्टैंड और स्टैंड के ऊपर लगे हुए कंपोनेंट्स हैं। अगर आप इस स्टैंड को देखें गौर से तो इस स्टैंड के ऊपर पहली बात तो ये स्केलिंग की गई है। मींस ये स्टैंड दरअसल एक मीटर रॉड का काम भी कर रहा है, ये स्केलिंग को भी दिखाता है। ठीक है जी, ऊपर जो है इसका 1 है और नीचे की तरफ इसका जो है वो 100 आता है, तो ये एक मीटर रॉड का काम कर रहा है। और अगर आप नीचे की तरफ देखें तो एक छोटा सा बॉक्स है लगा हुआ, और इस ब्लैक बॉक्स के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं। एक कॉर्नर के ऊपर एक छोटी सी मेटालिक बॉल पड़ी हुई है और दूसरा इसके अंदर माइक है जिसकी तारें यहाँ से बाहर निकलती हैं
और इधर जाती हैं किसकी तरफ, टाइमर की तरफ, और गेट स्विच पे इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है जी। और इसका काम क्या होता है, जब मेटालिक बॉल ऊपर से नीचे गिरती है तो इस मेटालिक बॉल का जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो ये माइक सेंस करता है और इधर से मैसेज जाता है, पैगाम जाता है इस इलेक्ट्रॉनिक टाइमर को, और इलेक्ट्रॉनिक टाइमर जो है वो टाइम को रोक देता है, टाइम को ऑटोमेटिक स्टॉप कर देता है। ठीक है जी। अब हम इस स्टैंड के ऊपर लगे हुए ऊपर वाले कंपोनेंट को देखते हैं। ऊपर देखें तो ये जो कंपोनेंट मौजूद है इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसको जैसे ही करंट मिलता है तो ये मैग्नेटाइज होता है, और जब मैग्नेटाइज होगा तो फिर यहाँ पे जो बॉल है वो स्टिक हो जाएगी, यहाँ पे सस्पेंड हो जाएगी जब तक के मैसेज नहीं मिलता कि इसको यहाँ से गिरा दिया जाए। ओके। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस अपरेटस का वो ये है जिस पे लिखा हुआ है डिजिटल फ्री फॉल अपरेटस। दरअसल ये अपरेटस नहीं है बल्कि सिर्फ टाइमर है। ये टाइम को नोट करता है और यहाँ एलसीडी पे दिखाता है कि कितना टाइम लगा बॉल को ऊपर वाली कंडीशन से नीचे वाली कंडीशन पे आते हुए। ठीक है जी। ये सिर्फ टाइम ऑटोमेटिक नोट करता है। यहाँ पे ये सिलेक्टर है। सिलेक्टर क्या सिलेक्ट करेगा कि आपका जो आंसर है यहाँ पे कितने डिजिट्स को आप यूज़ करना चाहते हैं। क्या आप 2 डिजिट्स यूज़ करना चाहते हैं, 3 यूज़ करना चाहते हैं, या 4 डिजिट्स को आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे 70 सेकंड्स लिखा हुआ है। जो भी यहाँ पे आपका आंसर आएगा, जो भी यहाँ पे टाइम शो होगा वो 70 सेकंड्स के अंदर होगा। लेकिन ये एक 70 सेकंड का 10वां हिस्सा भी मालूम करता है, पॉइंट के बाद भी इसका आंसर आता है, अब हम देखेंगे। ठीक है जी। और दूसरा यहाँ पे कुछ बटन्स हैं, इधर मैग्नेटाइज का लिखा हुआ है कि ये बटन दरअसल ऊपर वाले कंपोनेंट को जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको मैग्नेटाइज करने की काम आएगा। उससे नीचे ये जो बटन है स्टार्ट वाला, ये जब मैग्नेटाइज हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट तो उसको डीमैग्नेटाइज करेगा। मींस जैसे ही स्टार्ट का बटन आप दबाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट डीमैग्नेटाइज होगा और वहाँ से जो बॉल है जो वहाँ पे स्टिक हुई होगी वो नीचे गिर जाएगी। और ये जो है ये टाइम रीसेट का है कि आपके पास जब टाइम नोट हो जाएगा तो इस बटन से आपने टाइम को रीसेट कर देना है, और हर दफ़ा टाइम नोट करने के बाद हमने रीसेट करना है टाइम को। नीचे जो बटन है ये पावर का है कि इसको अगर दबाएंगे तो पावर ऑन होगा, पावर ऑफ होगा। ठीक है जी। और यहाँ पे ये जो 2 स्विचेस हैं लगे हुए, इसमें एक गेट स्विच है और दूसरा सॉलिनॉइड। जो सॉलिनॉइड वाला है इसकी जो वायर है ये ऊपर की तरफ जा रही है, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ जा रही है, और जैसे ही हम इधर से मैग्नेटाइज का बटन दबाते हैं तो इधर से करंट जाता है ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट में, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, वहाँ पे बॉल जो है वो स्टिक हो जाती है। ठीक है जी। अब दूसरा ये जो गेट स्विच है, जैसे ही हम इधर से स्टार्ट का बटन दबाते हैं, ठीक है जी, तो जो बॉल स्टिक हुई होती है वो नीचे की तरफ गिरती है। जैसे ही वो नीचे की तरफ गिरती है और इस बॉक्स में आती है तो इधर से माइक सिग्नल भेजता है कि बॉल निचली कंडीशन पे आ गई है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है जो टाइम नोट कर रहा था स्टार्ट करने से, ठीक है, स्टार्ट करने से ऑनवर्ड जो टाइम नोट कर रहा था, अब इसके पास सिग्नल आ गया कि बॉल निचली कंडीशन पे पहुंच आई है, तो इसने ऑटोमेटिक टाइम को स्टॉप कर देना है और हमने टाइम नोट कर लेना है कि जैसे ही डीमैग्नेटाइज हुई, मीन्स जैसे ही हमने स्टार्ट का बटन दबाया वहाँ से बॉल के इस नीचे वाले बॉक्स में आने तक कितना टाइम हुआ हम यहाँ पे एलसीडी पे देख लेंगे और टाइम ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो हम अपनी 2 कंडीशंस को स्टैंडर्ड कंडीशन कहेंगे। एक कंडीशन ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो मौजूद है 0 सेंटीमीटर के ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं, और जो नीचे माइक है वो मौजूद है 100 सेंटीमीटर के ऊपर। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट और माइक का आपस में जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ, 1 मीटर का। और इस कंडीशन के ऊपर हम 2 दफ़ा ऑब्जर्वेशन लेंगे और टाइम नोट करेंगे कि इस 1 मीटर के फासले को ये जो बॉल है वो कितने सेंटीसेकंड्स के अंदर कवर करती है। तो हम ऑन करते हैं अपने इस टाइमर को। ऑन करने के ऊपर जो पहला बटन हम प्रेस करते हैं वो है रीसेट,
उसके बाद हम मैग्नेटाइज करते हैं। मैग्नेटाइज हो गया जब इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो हम इस छोटी सी बाल को उसके ऊपर स्टिक करते हैं। मैं उसको स्टिक कर देता हूँ, तो जो बॉल है वो स्टिक हो गई है उसके ऊपर। अब हम करते हैं स्टार्ट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट से वो नीचे गिरेगी माइक वाले बॉक्स में। तो ये देखें कितना टाइम यहाँ पे आ गया, हमारे पास टाइम आ गया 45.8 सेंटी सेकेंड्स। ठीक है जी, ये किस कंडीशन के ऊपर? 1 मीटर वाली कंडीशन पे पहली ऑब्जर्वेशन आ गई। अब हम दोबारा से रीसेट करते हैं इसको, एक दफ़ा फिर से मैग्नेटाइज करते हैं और दोबारा मैं इस बॉल को स्टिक करवाता हूँ इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर। बॉल स्टिक हो गई है, फिर से मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। जब स्टार्ट हुआ तो अब कितना हुआ, इसकी ऑब्जर्वेशन का जो टाइम हमारे पास आया वो है 46.1 सेंटी सेकेंड्स। एक तीसरी दफ़ा हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं इसी 1 मीटर वाली कंडीशन पे। रीसेट किया, फिर मैग्नेटाइज किया, तो फिर से हमने जब इसे स्टार्ट कराया तो अब जो हमारे पास टाइम आया वो आया 45.9 सेकेंड्स। तो इस 1 मीटर वाली कंडीशन के ऊपर हमने अपनी 3 ऑब्जर्वेशंस ले ली। अब इनका एवरेज लेंगे तो हमारे पास इसका एवरेज जो है वो टाइम आ जाएगा जिसे हम इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अब हम इसे रीसेट कर देते हैं। अब हम ये करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको नीचे ले आते हैं, 0 सेंटीमीटर से नीचे वो 50 सेंटीमीटर के ऊपर आ गया, और जो माइक है वो पहले की तरह 100 सेंटीमीटर के ऊपर ही मौजूद है। तो अब जो इनका दरमियानी फासला बना वो 1 मीटर से कम होके 1/2 मीटर तक हुआ। तो अब हम देखते हैं कि बॉल 1 मीटर की बजाय 1/2 मीटर का जब फासला तय करेगी, 1/2 मीटर की हाइट से वो नीचे गिरेगी, तो उस वक्त वो कितना टाइम लेगी उसे हम नोट करते हैं। तो हमने सबसे पहले रीसेट किया, इसके बाद हमने मैग्नेटाइज किया, और फिर इस छोटी सी बॉल को हमने अब 1/2 मीटर की हाइट से नीचे फॉल करवाना है। तो मैं इसे स्टिक करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ स्टिक हो गई। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो अब हमारे पास जो टाइम आया वो है 32.6 सेंटी सेकेंड्स। रीसेट किया, एक दफ़ा फिर से इस 1/2 मीटर के ऊपर हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं, इस बॉल को स्टिक करवाते हैं ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ, और फिर से स्टार्ट करते हैं। तो अब जो हमारे पास टाइम है 32.6 सेंटी सेकेंड्स आ गया। तीसरी दफ़ा एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं, रीसेट करते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं, तीसरी दफ़ा इस 1/2 मीटर की हाइट से हम इसे फॉल करवाते हैं और देखते हैं कितना टाइम आता है। फिर इन तीनों का एवरेज लेंगे तो हमारे पास एवरेज टाइम आ जाएगा जिसे हम फार्मूले में इस्तेमाल कर पाएंगे। स्टार्ट किया, फिर से वही 32.6 सेंटी सेकेंड्स। तो हमने 1 मीटर की हाइट से भी गिराया बॉल को, जब 45-46 के करीब सेंटी सेकेंड्स में हमारा टाइम आ रहा था, और हमने 1/2 मीटर की जब रेंज से गिराया, 3 दफ़ा हमने ऑब्जर्वेशन ली, तो हमारा जो टाइम है वो 32 या तकरीबन कोई 32.5 की रेंज के अंदर तीनों दफ़ा आया। तो हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस कर ली, डाटा नोट कर लिया। अब चलते हैं फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके जी की वैल्यू निकालते हैं। तो प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस में हमने 2 अटैम्प्ट की। पहली अटैम्प्ट जो की उसमें हमने हाइट जो रखी इलेक्ट्रोमैग्नेट और नीचे वाले माइक के दरमियान में वो 1 मीटर की थी, और उस वक्त हमने 3 नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस ली। तो ये जो टाइम आया वो आपके सामने मौजूद है सेंटी सेकेंड्स के अंदर। इन तीनों टाइम्स का एवरेज लिया तो हमारे पास ये टाइम आया 45.93 सेंटी सेकेंड्स। अब इस 45.93 सेंटी सेकेंड्स को हमने यहाँ पे सेकंड में चेंज किया, तो इस वैल्यू को 10 की ताकत -2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये चेंज हो गई सेकंड्स के अंदर 0.4593 सेकंड। तो जो हमारी सेकंड अटैम्प्ट थी उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट और माइक के दरमियान जो हाइट थी वो 1/2 मीटर की थी, और उस वक्त 3 ऑब्जर्वेशंस हमने ली, तो टाइम हमारे सामने 32.6 सेंटी सेकेंड्स आया। इसका एवरेज भी 32.6 सेंटी सेकेंड
और फिर सेंटी सेकेंड को हमने सेकंड में चेंज किया तो 0.326 सेकंड हमारे पास एवरेज टाइम आ गया। तो क्योंकि फार्मूला हमारे पास मौजूद था कि g इज़ इक्वल टू 2h/t का स्क्वायर, तो हमने फार्मूले में वैल्यू पुट की 2, यहाँ पे 1 मीटर क्योंकि था तो हमारे पास जो वैल्यू है वो ये आई 9.48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर g की वैल्यू। और जो हाफ मीटर वाला केस था उसमें g की वैल्यू ये आई 9.41 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों में ये जो 9.48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये ज़्यादा करीब है 9.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अगर हम इस वैल्यू को भी अपनी रिजल्टेंट वैल्यू मान लें तो फिर देखते हैं कि कितना परसेंटेज एरर है जो हमारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस वैल्यू में आया है। तो परसेंटेज एरर को कुछ इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू ओवर एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो इस तरह से हमने देखा तो हमारा जो परसेंटेज एरर आया वो 5.01% आया। अगर तो इसकी वैल्यू 5% की रेंज के अंदर हो फिर तो चलें चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू जो है परसेंटेज एरर की वो 8-10% हो तो फिर हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं दोबारा और फिर तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा, ताकि परसेंटेज एरर की वैल्यू कम हो जाए और हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक हो। अब ये जो एरर आया है इस एरर की मेन वजूहात क्या हो सकती हैं। एक तो वजह ये हो सकती है लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। इलेक्ट्रॉनिक जो टाइमर है वो ठीक से टाइम को नोट ना कर पाया हो। दूसरी इसकी वजह आ सकती है एयर फ्रिक्शन, हवा की फ्रिक्शन ज़्यादा हो जिस वजह से टाइम ज़्यादा लगेगा बॉल को नीचे आते हुए, क्योंकि हवा रोकेगी टाइम ज़्यादा लगेगा तो जी की वैल्यू फिर कम आएगी हमारे पास। एक तो ये हो सकती है वजह। तीसरी जो इसकी मेन वजह हो सकती है जो कि हमारे इस एरर में भी आई थी वो है हाइट की, कि हमने जब 1 मीटर की हाइट रखी हुई हो, हम तो समझ रहे हूँ कि हाइट 1 मीटर की है लेकिन एक्चुअल जो उसकी हाइट है वो 1 मीटर से ज़्यादा हो। तो वो कैसे हो सकता है? वो इस तरह हो सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो और जो माइक का बॉक्स है वो तो 1 मीटर के फासले पे हमने रखा, तो ये जो 1 मीटर की हाइट है ये 1 मीटर की हाइट तो तब काउंट होगी जब बॉब माइक बॉक्स में गिरे। कहाँ से? उस इलेक्ट्रोमैग्नेट से जब गिरे तो वो माइक बॉक्स में गिरे। फिर क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट और माइक बॉक्स के दरमियान में फासला 1 मीटर का होगा तो इस तरह हाइट 1 मीटर की काउंट होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट से बॉब नीचे गिरे और वो माइक बॉक्स में ना आए बल्कि नीचे टेबल पे गिर जाए या नीचे फर्श के ऊपर गिरे तो फिर क्या होगा, बॉक्स का जो माइक है वो सेंस तो कर लेगा आवाज़ को और जो टाइम चल रहा होगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक टाइमर स्टॉप करेगा, टाइम भी नोट हो जाएगा। लेकिन ये जो अब टाइम हमारे पास आया, क्या ये टाइम 1 मीटर की हाइट से जब बॉब आई तो आया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हाइट जो है वो 1 मीटर से बढ़ जाएगी और इस तरह से टाइम भी हमारे पास ज़्यादा आएगा। तो बॉब के इस माइक बॉक्स में ना गिरने की वजह से ना तो हाइट 1 मीटर की हुई, ना ही जो टाइम है वो ओरिजिनल टाइम हुआ 1 मीटर के मुताबिक। तो इन दोनों में अगर गलती आ गई तो फिर भी जी की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे थे तो उस वक्त भी जब इलेक्ट्रोमैग्नेट से नीचे बॉब गिरी तो वो माइक बॉक्स में आने की बजाय 1-2 दफ़ा नीचे टेबल पे गिर गई। तो इस तरह से जो हाइट है वो 1 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से जी की वैल्यू में फ़र्क आया और हमारी ओरिजिनल वैल्यू नहीं आ सकी, इतना एक एरर आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।